नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की तीसरी लहर से राहत कब मिलेगी, सबके जहन में सवाल यही है। 2 दिन के बाद कोरोना केस में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया। देश में 24 घंटों में 2,82,000 से ज्यादा केस मिले तो 441 मरीजों ने इस दौरान दम तोड़ दिया। हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों में 9,000 केस मिले हैं। लिहाजा सरकार ने 28 जनवरी तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ा दी है और इस बार कुछ ढील देते हुए 50% क्षमता के साथ जिम और स्पा खोलने की इजाजत दी गई। तो शराब के ठेके भी रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि बाजारों का समय पहले की तरह शाम 6 बजे तक का है, लेकिन अब भी शिक्षण संस्थान खोलने की मांग भी उठने लगी है। वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश और प्रदेश का हाल आपको दिखाते हैं। तो जरा सबसे पहले देश का हाल आप देख लीजिए और 13 जनवरी से जरा शुरुआत करें, जहां पर 2,47,000 आप केस सामने आते हैं, जिस दौरान 379 लोगों की मौत हो जाती है। 14 जनवरी को 2,64,000 केस सामने आते हैं, वहीं 379 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है। वहीं एक दिन आगे बढ़ते हैं, 15 जनवरी की बात कर लेते हैं, जहां पर 2,68,000 संक्रमितों का आंकड़ा सामने आता है, जबकि 402 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है। वहीं 16 जनवरी को 2,71,000 केस कोरोना के सामने आते हैं, वहीं 202 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है। वहीं 17 जनवरी की बात करें तो 2,58,000 लोग जो है संक्रमित पाए जाते हैं, वहीं 385 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है। वहीं 18 जनवरी की बात कर लेते हैं, 2,38,000 कोरोना संक्रमित केसों की वहां पर रिपोर्ट किया जाता है, जबकि 310 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं आगे बढ़ते हुए 19 जनवरी की भी बात कर लेते हैं, 2,82,000 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सामने आता है, जबकि 441 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन अब जरा आपको हरियाणा का हाल दिखाते हैं। 12 जनवरी से शुरुआत करते हैं, जहां पर 5,746 लोग संक्रमित पाए जाते हैं। 13 जनवरी को 6,883 लोग संक्रमित हो जाते हैं। ये आंकड़ा अगले दिन और बढ़ जाता है, यानी कि 14 जनवरी को 7,591 संक्रमितों की संख्या पहुंच जाती है। वहीं 15 जनवरी को भी एक बार फिर से इजाफा होता है, 8,841 संक्रमितों की संख्या पहुंच जाती है। वहीं 16 जनवरी को 9,050 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। वहीं 17 जनवरी को थोड़ा सा ग्राफ जरूर कम होता है, बहुत हल्का सा इसमें गिरावट दर्ज की जाती है, 8,900 तक ये पहुंचता है। वहीं 18 जनवरी को एक बार फिर से उछाल होती है और 9,204 तक नए संक्रमितों की संख्या यहां पर नजर आती है। तो ये 18 जनवरी तक की स्थिति है। हरियाणा का हाल आपने देखा है, देश की स्थिति आपने देख ली है, और बढ़ते संक्रमण के बीच में अभी जो स्थिति है वो हरियाणा की क्या है वो आप लगातार देख रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और कोरोना की रफ्तार ने अब बुरी तरीके से डरा दिया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, जिसके तहत नए आदेशों में पहले की अपेक्षा कुछ ढील दी गई है और साथ ही साथ इसमें कुछ हद तक रियायतें दी गई हैं आम लोगों के लिए। अब इसमें रियायत क्या, जरा वो भी आप देखिए। 50% क्षमता के साथ जिम स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं इसके साथ शराब ठेका रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। वहीं मार्केट, दुकान, मॉल 6 बजे तक खोलने की जो है अनुमति दी गई है। वहीं बाकी सभी आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे। अब दुकानदारों की तरफ से भी दुकानें खोलने का समय बढ़ाने की मांग उठने लगी है। हमारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने मिनी लॉकडाउन 28 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। ऐसे में कुछ छूट भी दी गई है, उनको देखते हैं कि बाजार पर उनका क्या असर रहेगा और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जिस तरह से मिनी लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाकर 28 जनवरी किया गया है, क्या इसका असर कोरोना संक्रमण पर रहेगा? क्या लोगों की राय है इस बारे में कि किस तरह की छूट इसमें शामिल की जानी चाहिए या कई और प्रतिबंध इसमें लगने चाहिए? तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संकल्प भंडारी है। तो भंडारी, अभी जिस तरह से लॉकडाउन जो है वो 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जी। कुछ छूट दी गई है, जैसे स्पा है या जिम है, हाँ। इसके अलावा ठेकों की समय सीमा बढ़ा दी गई है। हाँ। क्या देखते हैं इस तरह से? देखिए, जैसे कि अब आज भी आपने देखा होगा भाई, दिल्ली और जितने भी मल्टीनेशनल जो हमारे राज्य हैं उनमें भी आज ग्राफ डाउन आया है। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन इससे ये लापरवाही लोगों की ना बढ़े। हमें चाहिए भी सतर्कता सबके अंदर रहे, अपना मास्क प्रयोग करें, अपने हाथ थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करते रहे और घर के अंदर जाने से पहले अपना हाथ पूरा अच्छी तरह वॉश करें, फिर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलें। जब तक ये सतर्कता रहेगी तो मुझे लगता है भी पहले भी हमने कोरोना को मात दी है, हम अब भी कोरोना को मात देंगे। और उसके अंदर अब तीसरी लहर का तो हमने देखा आज ग्राफ डाउन आया है और आज
न्यूज़ के अंदर आ भी रहा था, भी अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे सारे पे, आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा भी जो दिल्ली के अंदर था वो पीक निकल गया है। तो अगर हम सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपनी सतर्कता रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं अभी इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जो आम लोग हैं वो ठीक मानते हैं कि सरकार जिस तरह से कदम दर कदम अपनी रिलैक्सेशन दे रही है, लॉकडाउन की सीमाओं को कुछ और छूट दी गई है, उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हालांकि सख्ती की भी ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण ना फैले। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि भी जो लॉकडाउन की सीमा थी 28 जनवरी तक कर दी गई है सरकार को, कुछ हिदायतें भी उसमें और जारी की हैं, क्या देखते हैं सरकार के निर्णय को? देखो, कोरोना जो बीमारी है वो तो है ही, पर थोड़ी बहुत ही व्यापारियों के लिए सहूलत होनी चाहिए। जो ये 6 बजे का टाइम है इसको थोड़ा सा बढ़ा के 7 बजे भी कर दिया जाए, तब भी इसमें व्यापारियों को सहूलत मिल जाएगी। कि लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो, उनमें उनको टीके लग जाएं, उसके बाद ही स्कूल खोलने की प्लानिंग की जाए। हालांकि जिस तरह से अब सरकार छूट दे रही है, या जिस तरह हम करें सपा की, जिम की या और कई संस्थान जिनको खोलने की अनुमति दी गई है, उससे कहीं ना कहीं लोग राहत महसूस करेंगे और उन्हें उम्मीद जगी है कि कोरोना का ग्राफ जिस तरह से नीचे जाएगा तो ये जो प्रतिबंध है और ढीले किए जाएंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोलने की मांग भी उठने लगी है। फतेहाबाद में संयुक्त छात्र मोर्चा की अगुवाई में छात्र सड़कों पर उतरे और शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर के एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। देखिए, जब सरकार की सरकारी बसें चल सकती हैं, बाजार खुले हैं और ठेके खुले हैं, रैली हो सकती हैं, राजनीतिक प्रोग्राम हो सकते हैं, सरकारी प्रोग्राम हो सकते हैं 500 लोगों के साथ, 5-5 हज़ार लोगों के साथ, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो क्यों नहीं खुल सकते? क्या बताइए, क्या जो कोरोना है क्या वो सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आता है और कहीं नहीं जाता? तो हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने का काम करे। दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश के अंदर हालात अभी बने हुए हैं। ये एक बार फिर से आपको वह आंकड़ा दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरुआत होती है और 19 जनवरी तक आप ये जो ग्राफ है पहले के मुकाबले कितना बड़ा है, ये आप लगातार इन आंकड़ों के जरिए हर तारीख के हिसाब से देख पा रहे होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की स्थिति भी आप देख रहे हैं। 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक की जो स्थिति है, कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा भी है। हालांकि उसमें अब थोड़ा ठहराव भी जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या अब हम संभली हुई स्थिति में आ चुके हैं। तो कोरोना की रफ्तार ने बेहद डराया हुआ है, लेकिन इसी को लेकर के महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। 28 जनवरी तक अब ये अलर्ट कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ अब जब ये अवधि बढ़ाई गई है तो इसमें कुछ हद तक ढील भी दी गई है। इसमें शराब ठेका रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। मार्केट, दुकान, मॉल 6 बजे तक खोलने की ही अनुमति दी गई है। वहीं बाकी सभी आदेश पहले की तरह ही लागू इसमें रहेंगे। और जब कोरोना की रफ्तार को लेकर के सवाल है तो सवाल ऐसे में कई उठ रहे हैं। सवाल तो बड़ा ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर केस कम हुए हैं, हरियाणा में आखिर राहत कब मिलने जा रही है? क्या वाकई में हरियाणा के अंदर भी ग्राफ कम होगा? सवाल यहां पर यह भी उठता है कि शिक्षण संस्थान खोलने की मांग आखिर कितनी जायज है? क्या कोरोना संक्रमण के समय में शिक्षण संस्थान को खोलना सही है? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कोरोना नियमों के पालन से आखिर परहेज क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार कोरोना संबंधी नियमों की अवहेलना हो रही है? जरा इन्हीं सभी सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिमा जी, बहुत स्वागत है। इनालो से हमारे साथ विजेंद्र रेणु कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिक्षाविद दीपक यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है। और पेडियाट्रिक हमारे साथ डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में यहां पर महिमा जी आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बन रही हैं, बार बार अलग अलग तरीके से मांगे यहां पर उठ रही हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान को खोलने की मांग हो, चाहे वो दुकानों की जो टाइमिंग है उनको बढ़ाने की जो मांग है वो दुकानदारों की तरफ से की जा रही है, व्यापारियों की तरफ से की जा रही है। अब इसमें सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये संक्रमण का समय है, इसमें सभी को मिलकर के चलने की जरूरत है। इसमें विपक्षी खेमा कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है? महिमा जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी आप।
लगता है शायद आपकी आवाज आपको नहीं पहुंच रही है। आवाज हाँ आपको जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महिमा जी, बात रखिए। मैंने ये कहा आयुष जी कि कांग्रेस शुभेंदु पार्टी नाम का है तो इसमें महिमा जी। सीधा सा। हेलो, हाँ महिमा जी, शुभेंदु। शुभेंदु शुभेंदु जी, क्षमा चाहती हूँ। महिमा जी की शुभेंदु आवाज थोड़ी बढ़ा देंगे, आवाज नहीं आ रही है। राय ठीक है। ये है कि शराब के ठेके खुले और शिक्षण संस्थान बंद। पहली लहर के अंदर भी पूरे प्रदेश को ये बात याद है किस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री ने लड़ाई लड़ी थी शराब के ठेके खुलवाने के लिए, और उसका कारण सीधे सीधे सबको पता है। ये एक पारिवारिक मसला है उनके लिए। अब आज ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अनिल विज जी सत्येंद्र जैन जी को कह रहे हैं कि आवाज आपके बढ़ाएंगे, मुझे आवाज नहीं मिल रही ढंग से, अनिल कम विज जी को मिलाती कहते है हैं बहुत। कि आपके यहाँ से दिल्ली में केसेस आ रहे हैं। इस ब्लेम गेम के तहत दरअसल नागरिक जो है वो पिस रहा है। शराब के ठेके वाली बात हर नागरिक के मन में है, जबकि जो सुविधा की आवश्यक दुकानें हैं उनको खुलने में बहुत ही कोताही बरती जा रही है, लेकिन शराब के ठेके खुले हैं। टेस्टिंग का दर कम कर दिया गया है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है। ये सभी जगह ये सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग का दर कम कर दिया गया है। विश्व भर में आप ये देखिएगा शुभेंदु जी हाँ। कि नीतियां बनाई जा रही हैं। आज हमने देखा ये कोरोना आज की तारीख में एक दो धारी तलवार हो चुकी है। आज जहां यूनाइटेड किंगडम और यूरोप ये फैसला ले रहा है कि इसे एक आम फ्लू की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि शायद उनके पास इतनी पुरजोर नीतियां हैं कि वो ऐसा दृढ़ फैसला शायद दे सकते हैं। वहीं हमारी सरकार जो है वो आनन फानन में, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, हरियाणा और केंद्र दोनों की सरकार आनन फानन में तुक्केबाजी के फैसले लेती हुई नजर आ रही है हम लोगों को। देखिए 500 केसेस के ऊपर लॉकडाउन हो गया था, लेकिन जब 5 लाख केसेस हुए, दूसरी लहर का जो कहर बरपा था पूरे जनता के ऊपर, वो हम सभी को याद है। हाँ। तो हमारा तो सीधा सीधा सवाल है अपनी सरकार से हाँ। कि उनकी नीति क्या है, आखिर नीति क्या है। शिक्षण संस्थान बंद लेकिन शराब के ठेके खुले, इसके पीछे नीति क्या है वो हमारे प्रदेश के बच्चे जानना चाहते हैं कि जब हम स्कूल नहीं जा सकते तो शराब लेने के लिए लोग कैसे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं साथ ही आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं कि अभी वो स्थिति है कि अगर शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सरकार कदम बढ़ाए तो विपक्षी खेमा इसमें क्या कहना चाहता है? खोल देना चाहिए, अभी रुकना चाहिए? शुभेंदु जी, जैसा मैंने कहा कि गैर नीतिगत फैसले हैं। नीति जैसा मैंने कहा, यूके और यूरोप जैसे देशों ने पुरजोर नीतियां बनाई हैं, दृढ़ नीतियां बनाई हैं, इसलिए दृढ़ फैसले ले पाए हैं। नीति की कमी इस सरकार के अंदर पिछले 7 वर्षों से लगातार देखी है हमने। पहले 5 वर्षों में और फिर अब ये जो बीते 2.5-3 वर्ष हैं जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के साथ अपनी सरकार बनाई है भाजपा ने, उसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत दफा भाजपा को ऐसी जगह घुटने टेकने पड़े जहां शायद भाजपा अदरवाइज कोई और फैसला ले पाती। ठीक है, इसमें मैं जरा विजेंद्र जी को भी जोड़ देता हूं। मैं जरा संस्थानों को खोलने में शुभेंदु जी, इसमें सभी राजनीतिक दलों का इसमें पक्ष समझने की भी जरूरत है कि क्योंकि अगर इसमें सरकार कोई भी स्टैंड लेती है, बिल्कुल जाहिर तौर पर आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें सभी चीजें देखने की बड़ी जरूरत है। इसमें सरकार को बहुत हद तक हर एक कदम को बहुत बारीकी के साथ उठाने की जरूरत है। इसमें विजेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आईएनएलडी के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के तौर पर हैं। क्या आपको लगता है कि आज जो स्थिति है उसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों को खोलने की जो मांग उठ रही है, दुकानों की जो टाइमिंग बढ़ाने की व्यापारी वर्ग मांग कर रहा है, और जो शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का खास करके कहना है, टीचर्स का ये कहना है कि स्कूलों को आखिर बंद क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब बाकी चीजें जब आप धीरे धीरे खोल रहे हैं, टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, तो उसमें शिक्षण संस्थानों को इसमें अलग क्यों किया जा रहा है? विजेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके इस चैनल से जुड़े सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए शुभेंदु जी, दूसरी लहर आई, बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा था डेल्टा वेरिएंट का, और उससे सरकार ने सबक न लेते हुए बिल्कुल साफ तौर पर ये मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में जो इंतजाम करने चाहिए थे वो सरकार के द्वारा नहीं किए। फिर आज भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो चीजें पूरी नहीं कर पाई। किसी भी चीज को देखियो, आईएनएलडी का स्पष्ट रुख है इस मुद्दे के ऊपर। बहुत बड़ी आज आपने डिबेट का मुद्दा चुना है, स्कूल शुड बी ओपन और नॉट। शुभेंदु जी देखिए, जब स्कूल बंद हो गए, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस 2 साल के दौरान में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश जितना पीछे गया है, शायद इसकी भरपाई आने वाले काफी समय तक नहीं हो पाएगी, और इस दौरान के जितने भी बच्चे हैं उनके कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा सवालियत का निशान लगा है।
शुभेंदु जी, समझने की बात है, कोई आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है आज का ये। हाँ। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब मॉल खुले हैं और अन्य चीजें खुली है, गाइडलाइंस के तहत खोली गई है, तो शिक्षण संस्थान भी खोल दिए जाने चाहिए। इसके पीछे मेरा तर्क ये, हाँ। आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है, 16 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर एजुकेशन का स्टेटमेंट जो उन्होंने वाशिंगटन में पीटीआई को दिया है, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि स्कूल बंद करना और कोरोना का संक्रमण रोकने का कोई ताल्लुक नहीं, स्कूल को खोल दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई घटना नहीं है जबकि जहां स्कूल खुले हों इसकी वजह से कोरोना का संक्रमण हुआ है। इसके अलावा पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और स्टूडेंट्स का फिजिकली भी मेंटली भी बहुत बड़ा हवाश जो है ना, बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का हो रहा है। ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है ना आज घर के अंदर कैद हो गया है। हाँ। बच्चा स्कूल में जाता, अपने दोस्तों से मिलता, अपने अध्यापकों से इंटरेक्शन होता, उस बहुत सारी जो है ना सोशल इंटरेक्शन उसको वो करता, ठीक है, खेलता, एक टाइम टेबल बनता। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन बड़ा वाजिब सा सवाल है प्रवीण अत्रे साहब कि जब आप जिम खोलने के लिए, स्पा खोलने के लिए, आप 50% क्षमता के साथ उनको संचालित करने के लिए जब ये आप नए कदम बढ़ाते हैं, तो इसमें स्कूलों को पीछे क्यों छोड़ दिया जाता है? देखिए शुभेंदु, ऐसा है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हालांकि जो दोनों मित्र हैं यहाँ पे, आवाज क्लियर ना होने की वजह से मैं आईएनएलडी के प्रवक्ता को बहुत बेहतर नहीं सुन पाया। महिमा जी की कुछ बातें मैंने सुनी हैं, उनका भी जवाब दूंगा। आपने दोनों मित्रों से एक सवाल किया था, आपने कहा था कि बतौर राजनीतिक पार्टी आपके सुझाव क्या है, और मैं जितना मैंने सुना दोनों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया। हालांकि आलोचना उन्होंने जरूर की, जिस ब्लेम गेम का जिक्र महिमा जी कर रही थी स्वयं उस ब्लेम गेम पे आ गई। चलिए मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा स्कूल, आपको याद होगा आपके इसी चैनल पे जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, बाकायदा एक चर्चा हुई, उस चर्चा में आपने कुछ अभिभावकों को भी जोड़ा था। तब भी विषय यही था। इसी तरह से विपक्षी मित्रों ने चिल्लाचिल्ली शुरू की थी कि सरकार स्कूल क्यों नहीं खोल रही है। तब अभिभावकों का कहना यह था कि जिस तरह की ये महामारी है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का जीवन इस महामारी की वजह से संकट में आए। जब तक स्थिति नहीं सुधरती सरकार स्कूल ना खोले। ये आपके चैनल की डिबेट है, अगर चाहें तो बहन जी को और आईएनएलडी प्रवक्ता को आप सुना भी सकते हैं। लेकिन देखिए, जो स्कूल है, आप जानते हैं कि अभी 15 से लेके 18 तक की आयु के जो युवा है या बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लग रही है। हरियाणा प्रदेश में लगभग 51% ऐसे बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन इससे कम आयु के बच्चे, जिन स्कूलों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनको वैक्सीन ना तो अभी लगी है और वो वैक्सीन आज भी ट्रायल की स्थिति में है। तो क्या मैं एक सवाल आपसे भी शुभेंदु करता हूं, क्या इस महामारी में जब बच्चों को वैक्सीन भी लगी, उनके ऊपर वैक्सीन प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका जीवन संकट में डालना ठीक रहेगा? क्योंकि हमारे लिए जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। विपक्षी मित्र आलोचना करते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पे वो यूरोप की नीति की प्रशंसा करते हैं। बहन जी यहाँ कह रही थी कि यूरोप में जो नीतियां बनी वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत भारत सरकार के। बहन जी भूल रही हैं, पूरे यूरोप की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है, नंबर 1। दूसरा, बहन जी को शायद जानकारी नहीं है कि जब ये थर्ड वेव आई थी नीदरलैंड के अंदर, जब लॉकडाउन लगा, इस थर्ड वेव के अंदर इंग्लैंड के कुछ शहर बंद हुए। इस थर्ड वेव के अंदर उस इजराइल में लॉकडाउन लगा, जिस इजराइल का दावा ये था कि हमने लगभग सभी अपने नागरिकों को वैक्सीन लगा दी है। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पहले तो कम समय में वैक्सीन का तैयार होना, शुभेंदु इस बात पे ध्यान देने वाली बात है। मैं यहाँ पे फिर वही जिक्र करूंगा कि हम उस भारत देश के वासी हैं जहां पे पहले की जब सरकारें सत्ता में थी, पोलियो ड्रॉप 29 साल लग गए थे पूर्ववर्ती सरकारों को पोलियो ड्रॉप पूरे देश के बच्चों को पिलाने में। मलेरिया की वैक्सीन बनाने में 30 साल लग गए थे। ठीक है सर, लेकिन वर्तमान सरकार ने 1 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने 1 साल में वैक्सीन तैयार की और 1 साल से कम समय के अंदर इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया। होना यह चाहिए शुभेंदु कि हम इस बात की यहाँ पे प्रशंसा करें, लेकिन हमारे मित्र राजनीति द्वेष के अंदर इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ सर सवाल ये उठ रहा है ना कि अगर सार्वजनिक जगहों पर बच्चे या कोई भी शख्स
अगर बाहर जा सकते हैं तो सिर्फ स्कूल जाने के लिए मनाइए, बाकी सब जगह जा सकते हैं। नहीं, देखिए शुभेंदु, ऐसा है कि सरकार लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। जिस अवेयरनेस प्रोग्राम में बार बार ये कहा जाता है कि जो कोविड की एसओपी बनी है, जो कोविड के नियम बने हैं, हमें उन नियमों का पालन पूरी सख्ताई से करना चाहिए। हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, ये लगातार सरकार की तरफ से भी, आप जैसे जागरूक चैनल्स की तरफ से भी बार बार कहा जाता है और लोगों को इन एसओपी का पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, इस महामारी को। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है। महिमा जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन जरा शिव प्रसाद दुबे जी और दीपक यादव भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं शिव प्रसाद जी, आपसे जरा जल्दी से एक चीज समझना चाह रहा हूं कि आज मौजूदा वक्त में हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जो स्थितियां आज इस वक्त नजर आ रही हैं, क्या वाकई में आप लगातार जो मांग की जा रही है कि शिक्षण संस्थान को खोल देना चाहिए, आप दुकानों का जो टाइमिंग है हरियाणा के अंदर उनको अब उस अवधि को बढ़ा देना चाहिए, जो ये मांग है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में परिस्थितियां कहती हैं कि इन चीजों को हमें करना चाहिए, या अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी थोड़ा सा हमें समय और रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए? क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और मैं कहने का मतलब मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, और इसलिए मैं जो बच्चों के ऊपर जो आपने जो सवाल किया है कि उसका पहले जवाब देना चाहूंगा कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। वो एक्चुअली ऐसा है कि अभी जब तक वैक्सीन सभी बच्चों को नहीं लग जाती है, तब तक मेरे हिसाब से बच्चों को अगर हम स्कूल भेजते हैं तो उनके लिए हम एक तरह से संकट पैदा करते हैं। इसलिए जैसा कि अभी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और उनको वैक्सीन लग रही है, 1 महीने के बाद में उनको सेकंड डोज लग जाएगा और उसके 14 दिन के बाद में उनका इफेक्ट भी काफी अच्छा आ जाएगा। उसके बाद मतलब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका स्कूल उसके बाद में खोला जा सकता है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी वैक्सीन जो है ट्रायल फेज में ही चल रही है, जब तक वो पूरी तरीके से नहीं मतलब ट्रायल फेज को पूरी करके और बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता, तब तक मेरे हिसाब से ये बच्चे वैक्सीनेट नहीं होते हैं और वो संकट के दायरे में रहेंगे। और क्योंकि अभी 3rd वेव आ चुकी है और काफी ज्यादा तादाद में बच्चे भी क्या इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है सर, यानी कि आपकी तरफ से ये सलाह है कि बच्चों को फिलहाल स्कूलों में ना भेजने को लेकर के आपकी तरफ से ये सलाह है। लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मैं साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं सर कि बार बार ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों के ऊपर बड़ा प्रभाव रहेगा। अब ये लहर आ चुकी है, इसको काफी समय भी हो चुका है, बच्चों के ऊपर बहुत हद तक प्रभाव आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्कूलों को अभी फिलहाल कुछ समय के लिए और बंद रखें? देखो अभी बच्चों पे प्रभाव दिखाई दे रहा है और अभी देखो कैसा है कि ये जो अभी जो तीसरी लहर आई है उसको आए हुए जैसा देखा जाए तो पिछला 1 महीने से केसेस बढ़ने लगे हैं और अभी बच्चे भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जब तक कि वैक्सीनेट नहीं हो जाते बच्चे तब तक तो हमें ठीक है, यानी कि जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। इसमें मैं जरा दीपक यादव को भी जोड़ रहा हूँ। दीपक यादव जी, इसमें बतौर शिक्षाविद आप क्या बताना चाहते हैं? जो स्कूलों की जो डिमांड उठ रही है छात्रों की तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारा तो सर समय बर्बाद हो रहा है, हमारा तो समय व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जान है तो जहान है, शुरुआत में इस बात का जब जिक्र होता है, प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा, तो क्या एक बार फिर से उन्हीं बातों को हमें याद करने की, दोहराने की जरूरत है? देखिए सर, इस बात से हम भी बखूबी मानते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन जब दूसरी लहर आई थी तो हमें भी लग रहा था कि शायद जान बचानी बहुत जरूरी है और ये सब बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। लेकिन आज का माहौल ऐसा नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। अभी हमारे तीनों प्रवक्ताओं ने बताया कि चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि किसी की जान को खतरा है। ठीक है, तो हम जब दूसरी लहर आई थी सभी स्कूल, सभी एजुकेशनिस्ट इस बात को मानते थे कि हमें भी स्कूल को बंद रखना चाहिए क्योंकि ये समय स्कूल खोलने का नहीं, हमें जान बचाने का। तब हम इस बात को बिल्कुल मानते थे, लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। रोज हम टीवी पर सुन रहे हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो इसका कोरोना वायरस की जो पावर है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग इफेक्टेड तो हो रहे हैं, उनको हल्का जुकाम खांसी ये चीजें हो रही हैं, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं है कि किसी की जान जाए या कुछ और बड़ा हो। मैं कहता हूँ भगवान करे भी ना कि ऐसी चीजें बढ़े हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर दुबे जी ने अभी कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट कर दिए गए हैं, तो हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं, देखिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, जान सबसे जरूरी है, लेकिन सर पढ़ाई भी देश के लिए उतनी ही जरूरी है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसके लिए तो ऑनलाइन सिस्टम है ना सर, अभी तक इसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तो पढ़ाई हो रही थी, इसमें कुछ आपत्ति है, कुछ कमी है?
इसकी बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और बहुत कमियां भी हैं सर। देखिए, एक तो ऑनलाइन सिस्टम को पूरे देश में लागू करना इतना आसान नहीं है। ये हमारे जो भी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि शहरी इलाकों में तो हो सकता है, संभावना उसकी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रूरल एरिया में इसको लेकर के बड़ी दिक्कत नजर आती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे जरा जवाब ले लेता हूँ। प्रवीण जी मैं जरा आगे बढ़ता हूँ और एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि हम स्कूलों को खोलने के लिए क्यों हम रुक जाते हैं, जब हम दुकानें बढ़ाने के लिए हम इंतजार करने की बात कह देते हैं, लेकिन हम शराब की दुकानों को खोलने के लिए हम अवधि इसकी बढ़ा देते हैं, हम 10 बजे तक कर देते हैं। लेकिन अगर आम जरूरत की जो चीजें हैं जिन दुकानों से हमें मिलनी चाहिए उनके लिए हम टाइमिंग 6 बजे रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए शुभेंदु, पहले तो मैं दीपक जी ने जो बात कही है उसका जवाब दूंगा। हाँ। दीपक जी ये कह रहे हैं कि इस लहर में वो स्थिति नहीं है, ये ज्यादा इसकी मारक क्षमता नहीं है। दीपक जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये स्थिति इस वजह से है कि हरियाणा सरकार ने जिस तेजी से लोगों को वैक्सीनेट किया है, लगभग 2 करोड़ 21 लाख डोजेज हरियाणा में लग चुकी हैं। दीपक जी, लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग हरियाणा के सिंगल डोज लगवा चुके हैं। लगभग 1.18 करोड़ लोगों को डबल डोज ये जो डोज लगी, ये जो वैक्सीनेट हुए, उसकी वजह से ये स्थिति है कि ये वायरस हमें इतनी गंभीरता से बीमार नहीं कर रहा है। लेकिन जो बच्चे स्कूल वाले हैं दीपक जी, उनके पास वैक्सीन का कवच नहीं है, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। अगर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका जीवन संकट में डालेंगे। ठीक है सर, लेकिन व्यापारियों के साथ भेदभाव क्यों? वैक्सीनेट की वजह से। अब मैं देखिए, एक तो यहाँ बिंदु हो क्या रहा है, हमारे विपक्षी मित्र भी करते ये हैं कि शराब के ठेकों की तुलना तुरंत स्कूलों से करना शुरू कर देते हैं। क्या शराब के ठेके और स्कूलों की तुलना करना उचित है? पहले तो इस बात को समझना होगा। मैं तो सिर्फ आम दुकानदारों की बात कर रहा हूं। जी, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, आपने देखा होगा, चाहे पहली लहर की बात है चाहे दूसरी लहर की बात है, सरकार जब कुछ बंदिशें लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, तो उसका एक रिव्यू होता है। पहले सरकार फोर्टनाइटली रिव्यू करती थी, अब सरकार वीकली रिव्यू करती है और रिव्यू के अनुसार सरकार निर्णय लेती है। अभी फर्स्ट रिव्यू हुआ, उस रिव्यू में जब परिस्थितियों को देखा, जिस तरह से देखा, 17 तारीख को जितने केसेस आए थे, 18 तारीख को उसके अंदर एक कमी आई है, तो उसके अंदर जिम, स्पा, इनके अंदर एक रिलैक्सेशन दे दी गई। अगले रिव्यू के अंदर जब स्थिति और बेहतर आएगी तो स्वाभाविक है जो मार्केट है उसके टाइम को भी एक्सटेंड किया जाएगा। बट ये सब निर्भर करता है हर हफ्ते, हर फोर्टनाइटली होने वाले रिव्यू पर। इस बात पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, महिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विजेंद्र जी आता हूं। शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही शहूर के साथ भाजपा के प्रवक्ता जो हैं वो इस सवाल को टाल जाते हैं बार बार कि शिक्षण संस्थान और शराब के ठेकों के अंदर ऐसी नीति का फर्क क्यों है। आप आज अगर कार्यक्रम में इस बात का उत्तर सही तौर पर उनसे ले लें तो मैं आप बधाई के पात्र होंगे मेरी ओर से। लेकिन बहरहाल जो बातें उन्होंने शुरू से उठाई और जिनका जवाब देने के लिए मैं इंतजार कर रही थी धैर्यपूर्वक, वो ये है कि इन्होंने कहा कि विपक्ष के किसी मित्र ने सुझाव नहीं दिया। कोई सुझाव नहीं दिया। सुझाव लगातार जब जनवरी 2020 में हालात बिगड़ रहे थे विश्व के स्तर पर, जब नमस्ते ट्रंप करवाया जा रहा था, तब से हमारे अध्यक्ष केंद्र स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी लगातार हमारी सरकारों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को दे रहे थे, देते रहे हैं, बीच में भी देते रहे हैं। शराब के ठेकों की बात को लेकर भी देते रहे हैं, जो शराब घोटाला हुआ और जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उसको लेकर भी देते रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही जनसंख्या कि उन देशों में जनसंख्या कितनी है और हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है। बिल्कुल ठीक बात है, यदि उनकी बात ही मान ली जाए कि जनसंख्या का इतना अंतर है, तो जब उन देशों के संख्या शायद हमारे मुकाबले बिल्कुल नाम मात्र है, वहां पर लॉकडाउन लगा दिए गए या वहां पर नीतियां बना ली गई समय से, तो हमारी जो सरकार है वो दिए जलवाने में और थाली बजवाने में किस बात का इंतजार करती रही जब मात्र 500 केसेस थे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर। और आज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल तक बात आ गई थी, उसके बावजूद भी सेकेंड वेव से लेके आज तक उसके वो शायद तीसरी वेव आने का इंतजार करते रहे कि डॉक्टर्स को टेबल पे बिठाया जाए और पहले उनके ऊपर ईएसएमए लगाई जाए और उसके बाद उनके ऊपर उनसे कहा जाए कि आपकी सारी मांगे हम मान लेते हैं। और उसके बाद वो क्या करेंगे, जैसा कि उनके केंद्रीय किसान कृषि मंत्री ने भी कहा था कि हमने वापस लिए हैं कानून, लेकिन आगे क्या होगा वो देखिए। तो वो तो इस सरकार की नीतियां सबको विदित हैं। बाकी आप ये देखिए कि उन देशों ने जहां जनसंख्या बहुत कम थी शुभेंदु जी, उन्होंने फ्लाइट्स बहुत पहले बंद कर दी थी। फ्लाइट्स बंद करना नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खूब हो रहा था।
आज मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री बोलती हैं कि तुम्हारा मास्क क्या करेगा, मेरा तो ये पढ़ना अच्छा है तुम्हारे मास्क से। ये चंद दिनों पहले की बात है, बहुत कल परसों की बात है। कर्नाटका में बहुत बड़ी रथ यात्रा हुई है, इतना बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हुआ है, उसका जवाब क्या देगी ये सरकार या इसके प्रवक्ता? देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर की सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो पोलियो की वैक्सीन की बात ही करेंगे, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर्स और व्हाट्सएप के बिना चुनाव जीत न पाते शायद इस देश के अंदर कभी। लेकिन आज वो बैठे हैं, आज सत्तासीन है और जनता के प्रति लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं। वो रहें, जनता उनको इस बात का जवाब, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी जरा जवाब दीजिए, कई आरोप लगा दिए हैं, कई आरोप लगा दिए हैं। ठीक है, जरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद विजेंद्र जी आता हूँ आपके पास। हाँ शिक्षण संस्थान, ठीक है महिमा जी, अब जरा जवाब ले लेते हैं। हाँ बहन जी की पार्टी को जिन देशों की नीतियां पसंद आ रही हैं, वो देश नंबर 1 इटली, जहां पे बहन जी के अध्यक्ष जो है छुट्टी मनाने जाते हैं, मोर्टेलिटी रेट भारत से दुगना। यूएसए, मोर्टेलिटी रेट भारत से 1.5 गुना। अब जिन देशों जी कर रही हैं उनका मोर्टेलिटी रेट हमारे देश की बनिस्बत पहली लहर और दूसरी लहर हमसे कई गुना ज्यादा, जो अपने आप को विकसित देश का दावा करते थे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं होने का दावा करते थे, लेकिन चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से इस महामारी पे काबू पाया और जिस तरह से लोगों की जान को बचाया, वो चर्चा का विषय था। लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। टेलीप्रॉम्प्टर के विषय में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उस बात पे जो झूठा राग, अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो वीडियो भी सामने आ गई बहन जी। अब तो कम से कम सच बोल लीजिए। कब तक टेलीप्रॉम्प्टर का नाम लेके झूठ बोलना शुरू करेंगे? आप तो उस पार्टी के लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर के एक युवक की मृत्यु को रोजगार से जोड़ के ट्वीट किया, जबकि वो युवक मात्र 4th क्लास पास था। घर के झगड़े की वजह से वो युवक खुदकुशी कर लेता है। झूठी टीम उसका भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देती है, उसको भी रोजगार से जोड़ना शुरू कर देती है, जिस तरह से आपने यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टेलीप्रॉम्प्टर का जिक्र किया, झूठा जिक्र किया। अब दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, देखिए शुभेंदु, मेरा ये मानना है कि जब हम कोरोना जैसी महामारी के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई। विपक्ष के पास कोई अगर सुझाव है तो विपक्ष उस सुझाव को दे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव है आप हमें दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा किया, ये वो लोग हैं जिनकी प्रदेश सरकारों ने वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच के मुनाफा कमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की गति को रोकने के लिए गलत बयान दिए, ये वो लोग हैं जिनके प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता के लोगों को मना करते हैं लगवाने से। राहुल गांधी स्वयं ये बयान देते हैं मैं नहीं लगवाऊंगा और बाद में जाके चुपचाप लगा जाते हैं, लोगों के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। ये ठीक है पार्टी ठीक के है लोग हैं। इन झूठे लोगों की विजेंद्र जी को जरा जोड़ रहा हूँ। जनता अच्छी तरह विजेंद्र जी मैं महिमा जी आता हूँ, वापस आता हूँ। एक मिनट विजेंद्र जी मैं जरा वापस आता हूँ। ठीक है महिमा जी, एक मिनट, ठीक है ना, मैं वापस लौटता हूँ। विजेंद्र जी अब सवाल तो ये है कि जब हम दुकानों को जहां जरूरत का सामान मिलना चाहिए, लोगों को तो लोग तो ये चाहते हैं ना, दुकानदारों के साथ साथ लोग भी चाहते हैं कि कम से कम ये अवधि अगर बढ़े तो हमें जो 6 बजे तक लेकर के भागना होता है ना सामान, वापस हमें घर पे वापस लौटना है, दुकान से हमें सामान लेकर के आना है, तो वो जरूरत का सामान हम थोड़ा सा समय और अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो इससे आम लोगों को भी सहूलियत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बार बार ये सवाल विपक्ष खेमे की तरफ से उठा दिया जाता है। प्रवीण जी इस पर जवाब भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा अंतर कर देते हैं शराब की दुकानों से, ये गलत है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये आज का जो डिबेट का मुद्दा है ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई अपनी सरकार की बढ़ाई गिनाने में ही लग जाते हैं और मुद्दे से दूर चले जाते हैं। सरकार की बढ़ाई सब पूरी देश जानता है, जनता जानती है कितने अच्छे कार्य किए हैं आपने। ऑक्सीजन के लिए की कमी के कारण कितने लोग मरे, डॉक्टरों में एडमिशन ना मिलने के कारण कितने लोग मरे। हम उस मुद्दे पर ना जाना चाहते, ना जाना चाहिए। मुद्दा है स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। देखिए शुभेंदु जी, मैं सिर्फ मुद्दे की ही बात करूंगा। मैंने पहले भी मुद्दे पे ही बात की। मैंने अपना वर्ल्ड बैंक के जो एजुकेशन डायरेक्टर है उसका उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा इंडिया की जो ICMR काउंसिल है उसने भी 13 जनवरी को स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट दी है अपनी, जिन्होंने 8 स्टेट में सर्वे किया है और बच्चों के ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट स्टडी तैयार की है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बच्चों में जो इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और ये वेरिएंट जो है ये भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। बच्चों को मात्र खांसी और जुकाम की टैबलेट देने से बच्चे ठीक हो जा रहे हैं। कहीं एडमिशन की रिपोर्ट नहीं है बच्चों की, और जितनी डेथ आ रही है वो डेथ मोस्टली डेथ जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पहले की कोई बीमारी है, उस बीमारी के कारण ज्यादा डेथ हो रही है, बशर्ते कि इसके जो कोरोना वेरिएंट है इसके कारण से नहीं हो रही है। इसलिए बच्चों की सेहत पर, बच्चों की साइकोलॉजिकली, बच्चों की मेंटली, फिजिकली जो इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है उसकी तुलना में जो बच्चों के स्कूल बंद करके रोका जा रहा है बच्चों को, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजिकली बहुत जो है डिप्रेशन है। लेकिन इसमें विपक्षी के में एक साथ भी तो नहीं होगा ना सर। विजेंद्र जी, आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है स्कूल को खोल देना चाहिए, बच्चों के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप महिमा जी से पूछिए। मानना है हाँ, स्कूलों को खोल देना चाहिए और सभी को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, ये भी मैं कहता हूँ। ठीक है महिमा जी, आप चाहती हैं स्कूल खुल जाए? बिल्कुल। महिमा जी चाहती हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले अपनी बात रखूंगी मैं, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही और वो जिस तरह से जल्दी से बात पूरी कीजिए। सिलसिले में और ओछी राजनीति में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते, उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि भाजपा टूल किट पर काम करती है। आत्मनिर्भरता, आपदा में अवसर, हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क की बात करने वाली भाजपा जो है वो दरअसल स्वयं आपदा में अवसर ढूंढ रही है। लेकिन स्कूल खोलने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था शुभेंदु जी, आपका सवाल ये है कि क्या स्कूल्स खुल जाने चाहिए? स्कूल्स खुलने के लिए रिसर्च, स्ट्रैटेजी, इन चीजों को, मैंने कहा ना हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क बोलने वाली सरकार है ये, तो रिसर्च और स्ट्रैटेजी, आंकड़े, डेटा इनके पास है नहीं, और नीति बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए डेटा चाहिए होता है। आपको रिसर्चर्स के साथ हाथ मिलाने पड़ते हैं, आपको पॉलिसी और रिसर्च बना करके स्कूलों को खोलना होगा। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुझाव दिया था, लेकिन क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की मानसिकता रखने वाले, ओछी राजनीति करने वाले भाजपा के प्रवक्ता हैं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पहले तैयारी करनी चाहिए, उस तैयारियों के साथ ही हमें स्कूलों को खोल देना चाहिए। ठीक है, जरा आगे बढ़ता हूं मैं प्रवीण साहब वापस लौटता हूं, लेकिन जरा दीपक यादव जी, हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस भी तो एक विकल्प है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी तो बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। अगर संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा नजर आ रहा है, दुबे साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल बच्चों के लिए स्कूल खोल देना उचित नहीं होगा, इसमें खतरा अभी भी बना हुआ है, तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प ठीक नहीं है? दीपक जी। जी सर, तो ऑनलाइन विकल्प से बिल्कुल स्कूल इस बात से एग्री हुए थे और उन लोगों ने बखूबी इसको निभाया भी था और सभी स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी। लेकिन जो मेरा पहले लाइन थी वो अभी भी है कि रूरल एरियाज में इसको फैलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सभी पेरेंट्स के पास देखिए 3-3, 4-4 बच्चे हैं, मान लीजिए किसी फैमिली के पास, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि हर बच्चे को अलग मोबाइल प्रोवाइड करा सके। वो लोग डिसीजन लेते हैं कि बच्चों को क्लासेज ही नहीं दिलाते। और रूरल एरिया में और एक बहुत प्रॉब्लम निकल के आती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को क्लासेस ही नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उस बच्चे की पढ़ाई तभी भी नहीं होनी है, तो वो इसको बिल्कुल रिग्रेट कर देते। तो सर ऑनलाइन विकल्प है, लेकिन वो तब विकल्प था जब महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई थी और वो बहुत खतरनाक थी। तो हम लोगों ने भी उसको माना कि सही सरकार का विकल्प चुनकर आया है और हमने उसको बिल्कुल साथ बढ़ाया। जैसे प्रवीण जी ने कहा कि जब ये वैक्सीन लगी तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। सर वैक्सीन लगी, बच्चों को भी लग रही है, पूरे समाज को लग रही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने में स्कूलों ने भी पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी। स्कूल्स ने भी सरकार का भरपूर साथ दिया, उन्होंने अपने कैंप प्रोवाइड कराए, उन्होंने टीचर्स प्रोवाइड कराए, उन्होंने पूरा साथ दिया, क्योंकि हम मानते हैं सरकार इस मामले में अच्छा काम कर रही थी तो हम भी उनका सहयोग करें। पर मैं तो हमारे INLD के प्रवक्ता जिन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि स्कूल्स को अभी नहीं खोला गया तो इससे सिर्फ बच्चों की सेहत का नुकसान तो हो ही रहा है, ठीक है, जान हम बचाना सब नहीं स्कूलों में। सर इससे पहले भी हम देख चुके हैं ना दीपक यादव जी कि हमने जब सरकारी स्कूलों को खोला उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया या जो भी कोई कारण थे, कोरोना विस्फोट वहां पर होता हुआ देखा। जब बढ़ता हुआ संक्रमण हमने देखा, वहां पर बच्चों की जिंदगी के ऊपर खतरा देखा, तो वापस से स्कूलों को बंद करना पड़ा, और ये इससे पहले कई बार हो भी चुका है। तो हम ऐसी अभी वो सिचुएशन है कि हम वो खतरा मोल ले सकते हैं। खतरा मोल लेना दूसरी लहर में और तीसरी लहर में सर फर्क बहुत ज्यादा है। हमें इस बात को जरूर समझना होगा। जब दूसरी लहर थी तो हम लोग चलिए ये चीजें ना ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। शिव प्रसाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव प्रसाद जी अब जरा इस पर भी हम आ जाते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के बड़ा संकट है, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर के बात है।
एक तो छोटे बच्चों के लिए स्कूलों की ऑनलाइन व्यवस्था क्या अभी तक ठीक है, उसके जरिए ही पढ़ाई होती रहने देने चाहिए, या फिर इसके लिए हमें ऑफलाइन क्लासेस की तरफ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? एक सवाल ये, और दूसरा ये भी कि अगर हम दुकानों को अगर 6 बजे से बढ़ा करके थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या इसमें कहीं किसी भी लिहाज से कोई खतरा नजर आता है क्या? क्योंकि टाइमिंग अगर कम होगा तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि दुकानों पर भीड़ ज्यादा होगी, अगर उसमें 1-2 घंटे और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में लोगों के पास समय रहता है और उसमें वो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी भी कर सकते हैं, काम भी हो सकता है। देखो, जो सबसे पहला आपने प्रश्न किया कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो क्या सही विकल्प है कि नहीं है, तो कैसा है कि जब तक हम स्कूल को सही मतलब बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर लेते हैं और स्कूल नहीं खुल जाते हैं तो हमारे लिए ऑनलाइन ही सबसे अच्छा विकल्प है कि कुछ मतलब बिल्कुल जीरो होने से अच्छा हम कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को हम शिक्षा दे पा रहे हैं, और हम चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों की जान को खतरे में रख के हम उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। और जैसा कि मेरे बाकी मित्रों ने बोला कि तीसरी लहर में क्या नाम कम प्रभाव हो रहा है, पर अभी तीसरी लहर चल ही रही है, जल्दी इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकती कि कितना प्रभाव बच्चों पे होगा या नहीं होगा। पहले हम स्कूल खोले, फिर बच्चों की सेहत पे असर पड़े, फिर हम फिर से स्कूल बंद करें, तब तक अगर लेट हो जाती है फिर वही होगा कि फिर जब इतना था कि स्कूल नहीं खोलना चाहिए, फिर क्यों स्कूल खोला गया, फिर बच्चों की सेहत पे असर पड़ने लगे, बच्चों को संकट होने लगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो स्टेप है वो तभी लेना चाहिए जब मतलब हम बिल्कुल श्योर हो जाएं, बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं, और तब तक मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस ही चलनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि रूरल एरियाज में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, इस तरह से अब हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो सरकार ने हर तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए रूरल एरिया में, जिससे कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, और वहाँ पे भी बच्चों की जो है वो सुरक्षा देखते हुए वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से चल सके। नंबर 1 ये। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि ये जो दुकानों का टाइमिंग 6 बजे से बढ़ाकर 7 या 8 बजे तक कर देना चाहिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो कैसा है कि लोग सुबह के समय अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, 6 बजे 7 बजे घर आते हैं, और उस समय जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो उनको वो जो उन्हें खरीदारी करनी है वो नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। सिर्फ खरीदारी करने के लिए कोई व्यक्ति छुट्टी लेता है, उससे भी उसकी क्या नाम जो ऑफिस में कभी छुट्टी नहीं मिल पाती है, काफी बड़ी दिक्कतें आती है। मेरे ख्याल से अगर 6 बजे से 7 बजे 8 बजे कर दिया जाए टाइम, और लेकिन अगर सभी लोग जो सरकार के जो नियम है ऐसा कि उसका पालन करना चाहिए, इसमें भी लोगों को बिल्कुल सहयोग करने की बड़ा जरूरत है। मैं जरा बहुत कम समय, जरा जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं प्रवीण जी। अब इसमें जो आम दुकानें जो हैं उनकी अवधि बढ़ाने को लेकर के कुछ विचार किया जा रहा है, और बार बार क्योंकि विपक्षी खेमा शराब की दुकान और आम दुकानों को लेकर के तुलना जरूर कर रहे हैं, और आम लोगों के मन में भी एक ये ना नैरेटिव सेट हो जाता है कि आम जो दुकानें हैं उनकी तो टाइमिंग सीमित कर दी है, लेकिन शराब की दुकानों के लिए आपने बढ़ा दी है। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं जो दुकानों के विषय में पहले भी ये बात कह चुका हूं, और ये बात पूरी तरह से जो बार बार रिव्यू होता है उस रिव्यू पे डिपेंड करता है कि परिस्थितियां किस तरह की है, कोरोना वायरस किस तरह से कंट्रोल में है, उसके हिसाब से उसके अंदर रिलैक्सेशन दी जाती है। और जहां तक टाइमिंग की बात है, इनिशियली जब ये बंदिश लगी थी उस वक्त भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी, और तब भी ये सवाल उठा था कि इस वजह से लोगों को ये परेशानी आती है कि उनको अपने जो जरूरियात का सामान खरीदना है वो किस तरह से खरीदेंगे, उनके पास टाइम नहीं रहता है। इनिशियली 1-2 दिन इस तरह की परेशानी आती है, मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को शेड्यूल्ड करते हैं। ठीक है, छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि सरकार इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाती क्यों है। जिस वक्त ये तीसरी लहर के बारे में बात होना शुरू हुआ, जिस वक्त ये महामारी दोबारा से एक बार सर उठाने लगी, उस वक्त हरियाणा प्रदेश में, मैं चैनल पे पहले भी आपके यहाँ चर्चा कर चुका हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेकंड डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई। ठीक है, अब लोगों को सावधानी बरतने की बहुत हद तक जरूरत है सर। ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूँ सर, माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की जब जिम्मेदारी है तो इसमें सहयोग आपका बड़ा जरूरी है, और इसमें बेहद महत्वपूर्ण यह है कि स्कूलों को खोलने की जो मांग उठ रही है ये आखिर कितनी जायज है, इसको लेकर के तय आपको भी करना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।